नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादलों पर अभी भी बैन जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर इस अवधि में नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादलों की अनुमति नहीं होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में तबादलों से जो प्रतिबंध है वो हटा है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादलों पर अभी भी जो बैन है वो जारी रहेगा। जो आदेश जारी किया गया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर इस अवधि में नहीं किए जाएंगे। सरकार के आदेश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादलों की अनुमति नहीं होगी। कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना जारी है। कभी भी चेतना बाहर आ सकती है। चेतना के करीब पहुंची एनडीआरएफ की टीम। आपको बता दें कि मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। 3 साल की चेतना को बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और अंतिम चरण में रेस्क्यू चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको कोटपुतली से दे रहे हैं, जहां पर 3 साल की मासूम चेतना जो कि बोरवेल में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही चेतना बाहर आ सकती है। चेतना के करीब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, कभी भी चेतना बाहर आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 8 दिन से जो ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू चल रहा था उसको अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि अब कुछ ही क्षणों में है जो चेतना को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ 24 घंटे से लगातार जो एनडीआरएफ की टीम थी वो जो टनल को बनाने का कार्य करती वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ इंचों में, बस कुछ इंच का काम और बाकी कुछ इंचों का जो चट्टान थी उसको काटने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कुछ ही क्षणों के बाद जो चेतना जो पिछले 8 दिन से उस बोरवेल में फंसी हुई थी, 160 फीट की गहराई में फंसी हुई थी, चट्टान में फंसी हुई थी, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो एनडीएफ के जो जवान है, जो एनडीएफ की टीम है, उसको बच्ची को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों बाद जो बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। किस प्रकार की जो स्थिति होगी उससे निपटने के लिए जो पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे जो एनडीआरएफ के जो जवान थे वो अभी बोरवेल से जो गड्ढा पैरेलल खोदा गया था उससे बाहर निकले हैं। वो उनको कंबल उड़ा के है जो अलाव के पास बैठाया गया है, ताकि क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर था, जो परेशानी को सामना करना पड़े, जो वातावरण अनुकूल रहे, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए उनको अलाव के पास बैठाया गया है। फिलहाल जो एनडीआरएफ के टीम के जो सदस्य हैं लगातार जो उस ड्रिल कर रहे हैं। चट्टान जो हार्ड रॉक आई थी, जो इस देरी का कारण बनी थी, हार्ड रॉक की वजह से जो काफ़ी देर हो चुकी थी, उसको अब लगभग पूर्ण कर लिया गया। हार्ड रॉक को काट लिया गया है। कुछ इंच की मोटाई का जो चट्टान है, बस वो ही कार्य बाकी रह गया। कुछ क्षणों बाद है जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार जो पिछले 8 दिन से जो एनडीआरएफ के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ डटे हुए थे, क्योंकि बालिका लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसको बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा था, शायद वो अब पूरा होने वाला है। कुछ क्षणों बाद बच्ची यहाँ से बाहर निकाली जाएगी और उसको एम्बुलेंस के जरिए है जो जिला अस्पताल ले जाएगा। या एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों को चारों तरफ है तैनात कर दिया गया, क्योंकि जब लोगों को ये लगने लगा, लोगों तक ये सूचना पहुंच गई है कि अब कुछ क्षणों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, तो लोगों की भीड़ भी शायद जुटना चालू हो गई है। तो लोगों की भीड़ यहाँ नहीं पहुंचे, किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसको लेकर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि जो ग्रामीणों को उस मौका स्थल से दूर रखा जा सके। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि चट्टान की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि पहले तो गीली मिट्टी, उसके बाद से पत्थर की लेयर और अब चट्टान। हालांकि अपडेट यही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। अधिकारी वहां पर जो मौजूद है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं?
बैठे हैं कि लंबा समय हो गया बालिका के गड्ढे हीरालाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी जिसको लेकर ये कहा तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और इस पूरे मामले में जानकारी यही है कि कभी भी चेतना बाहर आ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और चेतना के करीब एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। मौका स्थल पर हलचल तेज होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जो है 3 साल की मासूम चेतना जो कि बोरवेल में फंसी हुई है, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर आप देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मशीनें वहां पर है, खुदाई का काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। आपको बता दें कि चेतना की मां लगातार अपील यही करती हुई कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितना और इंतजार करना होगा जब चेतना बाहर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए 8 दिन से जो लगातार लोगों का इंतजार था, परिजनों का इंतजार था, जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी उसको बाहर निकालने के लिए जो एसडीआरएफ की टीम थी वो लगातार प्रयास कर रही थी। जितने भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे, तो उनका जो इंतजार है वो शायद अब खत्म होने वाला है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में जो एनडीआरएफ की टीम के जो मेंबर हैं वो नीचे जब बोरवेल में गए थे, अब आप देख सकते हैं एक ड्रिल मशीन के जरिए, एक हैमर के जरिए मिट्टी को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि अब कुछ क्षणों बाद जो बालिका चेतना है, 3 वर्षीय जो बालिका चेतना है, जो 8 दिन पहले इस बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें 160 फीट की गहराई में जाकर अटक गई थी, उसको निकालने के लिए जो टीमें यहाँ पहुंची थी, जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो पुलिस अधिकारी वो यहाँ पहुंचे थे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, वो लगभग अब उनका जो इंतजार है, उनका कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। मैं एसडीएम जो यहाँ पे एडिशनल एसपी है वो यहाँ पहुंचे, हम उनसे बात करने को किस प्रकार की स्थिति है। जी बिल्कुल, जो टनल का काम है वो लगभग पूरा होने वाला है। 8 फीट के आसपास टनल का काम है, खुदाई का वो हो चुका है। जल्द ही ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश जारी है। जीओ से भी अभी टीम एक्सपर्ट बुलवाई हुई है, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट की कोशिश अभी की जा रही है। जल्दी जब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा तुरंत प्रभाव से चेतना को रेस्क्यू किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि मेडिकल किट भी नीचे पहुंचा दी गई है, उसके माध्यम से लगता है कि कहीं बालिका हाथ लग गई हो और भगवान करे वो सकुशल बाहर लौटे। नहीं, अभी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, बच्ची फाइंड आउट नहीं हुई। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी चेतना को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। लगभग 8 फीट के अराउंड हो गया है जो टनल खुदाई का काम। अब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी कोशिश है कि जैसे ही बच्ची कितना समय और लगता है? समय के बारे में अभी कोशिश लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी बच्ची तुरंत प्रभाव से रेस्क्यू की जाएगी। सर बोरवेल और जो पहला जो गड्ढा बनाया गया है, दोनों के सीसीटीवी में भी पूरी तरीके से नजर बनाई गई। दूसरा, आप मेजरिंग जो है एक्यूरेसी है वो भी प्रॉपर तरीके से की जा रही है क्या कुछ नहीं? जी बिल्कुल, जो अभी जैसे मैंने बताया 8 फीट के राउंड टनल की खुदाई हो चुकी है। अभी मेजरमेंट किया जा रहा है कि सही डायरेक्शन में है या नहीं। एक बार मेजरमेंट हो जाता है फिर एक बार आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये एसडीएम थे, इन्होंने बिल्कुल बताया। तो ये थे कोटपुतली एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, जिनका कहना है कि जो 8 फीट का टनल था वो कंप्लीट कर लिया गया है, उसकी खुदाई कर ली गई है, टनल कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ क्षणों बाद है जो विक्टिम है, जो बालिका बोरवेल में फंसी हुई है, उस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हाई टेक्निक के जो उपकरण यहाँ मंगाए गए थे उनके द्वारा उस बच्ची की लोकेशन जो एक्यूरेसी है वो मापी गई थी। 3 टीमें यहाँ बुलाई गई थी, उनके उपकरण के जरिए जो टीमें यहाँ पहुंची थी, हाई टेक्निक उपकरण थे, जो खेतड़ी, अजमेर, भीलवाड़ा से यहाँ जो उपकरण मंगाए गए थे, टीमें आई थी, उनके जो एक्यूरेसी नापी गई थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, हालांकि समय के बारे में एसडीएम ने अभी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि समय की जो अनिश्चितता है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि 8 फीट का जो टनल है वो कंप्लीट कर लिया गया है, उसकी खुदाई कंप्लीट कर ली गई है। अब कुछ क्षणों बाद है जो विक्टिम तक है, जो टीम जो एनडीआरएफ की टीम गड्ढे में लगातार रेस्क्यू कर रही है। पिछले 5 घंटे
से जो 3 जवान टनल बनाने का कार्य कर रहे थे, उनकी मेहनत जो सफल होती नजर आ रही है। कुछ क्षणों बाद जो 180 घंटों का जो इंतजार था वो शायद अब पूरा होने वाला है। बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 8 दिन से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है, निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और आप लगातार जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपने सुना होगा, परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची, हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। क्या कलेक्टर अब मौके पर पहुंची है? कोई बातचीत हो पाई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूज 18 की टीम है, कैमरामैन जो मेरे सहयोगी मान सिंह है, वो लगातार तस्वीरें, यहाँ की जो मौके की तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों तक कैमरे के जरिए पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन परिजनों का जो आरोप था, जब जिला कलेक्टर 3 दिन के अवकाश पे थी, उनकी माताजी अस्वस्थ थी, तो वो अवकाश पे चल रही थी। जब उनके पास बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना पहुंची, जिला कलेक्टर 3 दिन बाद यहाँ पहुंची, तो परिजनों ने आरोप लगाया था कि जो कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आई। हालांकि जब ये न्यूज है जो न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाई, उसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों के पास जाकर मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और पल पल की अपडेट जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे उनसे परिजनों का अवगत कराया। साथ ही उन्हें ढांढस बताया कि जो बालिका है जो बोरवेल में गिरी है, तो उसको निकालने के लिए जो जिला प्रशासन जो एफर्ट कर सकते हैं वो लगातार उनके द्वारा किए जा रहे। तो उसके बाद जो जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल लगातार मौका स्थल पर पहुंच रही थी, घटना स्थल पर पहुंच रही थी। अधिकारी जो एसडीआरएफ के एनडीआरएफ के हैं उनसे लगातार संवाद बनाई हुई थी। जितने भी जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो उनके द्वारा दिए जा रहे थे। जितनी जो संसाधनों की जो मांगे एसडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही थी, एनडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही थी, वो लगातार उनके जरिए एफर्ट्स और जो उनकी मांगे थी वो पूरे करने की वो हर संभव कोशिश करने में लगी हुई थी। दिन हो या रात वो लगातार यहाँ, उसके बाद जो आरोप लगे थे उसके बाद वो लगातार यहाँ पहुंचने का उनका जो दौर था वो लगातार जारी था। बिल्कुल हीरालाल, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करती हुई, और ये कहा जा रहा है कि कभी भी चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट भी आपको देता रहेगा। शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के सदस्यता अभियान ने 2014 का आंकड़ा पार कर गया, और आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। ये बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से पूरा हो गया है, लेकिन अब भी सदस्य जो है बनाए जा रहे हैं। देखिए, टारगेट से दूर लेकिन टूटा 2014 का रिकॉर्ड। राजस्थान में 90 लाख मेंबर ही बना सकी बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था 1 करोड़ का टारगेट। राजस्थान बीजेपी सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी ने साल 2014 का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। यह बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को हुई थी। उस दिन प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता संख्या को 0 कर दिया गया था। इससे पहले प्रदेश में बीजेपी के करीब 1 करोड़ 36 लाख सदस्य थे। बीजेपी सदस्य कैसे बने, इसके लिए 2 तरह से व्यवस्था की गई थी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से मेंबर बनाए गए। अब तक करीब 90 लाख ही सदस्य बनाए जा चुके हैं। इस आंकड़े से बीजेपी पदाधिकारी खुश हैं। इसकी वजह साफ है कि अभियान ने पिछले आंकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 में सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसमें साल 2014 में 87 लाख सदस्य बनाए गए थे। वहीं 2019 में करीब 58 लाख मेंबर्स बनाए गए थे। लिहाजा 10 साल के समय में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 के लगभग प्रतिदिन सदस्य अभी भी बन रहे हैं, और संगठन पर्व का कार्य क्योंकि चालू हो गया है, इसलिए अब ये जो सक्रिय सदस्य बने हैं ये सभी कार्यकर्ता संगठन पर्व में, कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बनेगा, कोई मंडल अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इस प्रकार से हमारा संगठन पर्व का प्रारंभ है। इधर कई क्षेत्रों में ऑनलाइन सदस्यता के बाद ऑफलाइन सदस्यता भी चलाई गई, जिससे आंकड़ा बढ़ा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इस बार सदस्यता बनाने का तरीका कठिन रहा। इस बार जिसने मेंबरशिप ली उसका पूरा फॉर्म भरा गया, जिसमें फोन नंबर के साथ मेल आईडी के साथ ही तमाम जानकारी फीड की गई। इस कठिन प्रक्रिया के बाद 90 लाख सदस्य बने हैं, जो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। हाल के जो सांसद है उन्होंने ऑनलाइन अपनी स्वयं के आईडी से 75,000 सदस्य बनाए।
अविनेश महर्षि जी हैं, उन्होंने 22,000 ऑनलाइन सदस्य बनाए और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर राजस्थान का सदस्यता अभियान लगभग 90 लाख के आसपास है। पिछली बार 2 टुकड़ों में हमारा सदस्यता अभियान हुआ था, 2014 और 2019। 2014 में 87 लाख सदस्य बने थे। 2019 में कोविड के चक्कर में कम रह गए थे। किसी भी पार्टी और संगठन के लिए उसके कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने संगठन के दम पर ही 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने गहलोत राज में बनाए गए 9 जिला और 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया, जिस पर आज राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कैबिनेट ने शनिवार को संसाधनों, जनसंख्या और दूरी का हवाला देते हुए इन्हें निरस्त कर दिया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीगंगानगर और बीकानेर से तोड़कर बनाए गए अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने के बाद दोनों जिलों में 9 उपखंड और 11 तहसील यथावत कर दी गई है। इसके अलावा जयपुर जिले में से बनाए गए दूदू और जयपुर ग्रामीण जिलों को निरस्त करने के बाद जयपुर में पहले की तरह ही 16 उपखंड और 21 तहसील होंगी। सवाई माधोपुर और करौली से बनाए गए गंगापुर सिटी जिले को भी निरस्त कर दिया है और सवाई माधोपुर जिले में अब यथावत 8 उपखंड और 11 तहसील होंगी। वहीं करौली में पहले की तरह 6 उपखंड और 10 तहसील होंगी। इसी तरह जोधपुर जिले में से बनाए गए जोधपुर ग्रामीण जिले को निरस्त करने के बाद जोधपुर जिले में पहले की तरह 10 उपखंड और 14 तहसील होंगी। तो केकड़ी जिले को खत्म करने पर विरोध के जो स्वर है वो तेज होने लगे हैं। इसको लेकर के वकील लामबंद हो गए और आपको बता दें कि वकीलों ने हाईकोर्ट की शरण लेने का फैसला लिया है। साथ ही केकड़ी जिले को बचाने के लिए चरणबद्ध रूप से आंदोलन की शुरुआत भी कर दी गई है। आज केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के जनरल हाउस की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिला बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं 2 जनवरी को वकीलों की ओर से विरोध रैली निकाल करके ज्ञापन सौंपा जाएगा। 3 जनवरी को परिसर में सांकेतिक धरना दिया जाएगा और अब हर महीने की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा। सरकार द्वारा 28 दिसंबर को जो केकड़ी पहले से जिला था उसको जिले में हटाने की घोषणा की गई है। उसके बाद से ही केकड़ी बार के अधिवक्ता न्यायिक परिवार में आक्रोश देखने को मिला, जिस पर आज न्यायिक परिवार की ओर से आज जनरल हाउस आहूत की गई। उस जनरल हाउस में सभी अधिवक्ता साथियों से सुझाव लिए गए। उन सुझावों के बाद में यह निर्णय जनरल हाउस द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि एक तो जो जिला हटाया गया है वो गलत तरीके से हटाया गया, उसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की जाएगी जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के बैनर से। और 2 तारीख को जिस दिन न्यायालय का पहला दिन होगा उस दिन यहाँ पे पूरे रूट तय किया जाकर के और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को और विधायक महोदय को ज्ञापन भेजा जाएगा। तो अनूपगढ़ जिला निरस्त किए जाने के बाद जहां रायसिंह नगर और श्री विजयनगर कस्बे में सरकार के फैसले का स्वागत किया गया है, तो वहीं श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने न्यूज 18 से हुई खास बातचीत में इन तथ्यों को नकार दिया। श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि रायसिंह नगर और श्री विजयनगर के लोगों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी श्री विजयनगर और रायसिंह नगर क्षेत्र के लोगों से कई बार मुलाकात होती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी भी अनूपगढ़ जिला निरस्त होने की इच्छा नहीं जताई और राजस्थान सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेषता के चलते अनूपगढ़ जिला निरस्त कर दिया गया। जबकि हकीकत यह है कि अनूपगढ़ जिला निरस्त किए जाने के बाद न केवल रायसिंह नगर में बल्कि श्री विजयनगर और जैतसर में लोगों ने जश्न मनाते हुए राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत किया। रायसिंह नगर विजयनगर के लोग मुझे मिले हैं, लेकिन इस तरह की चर्चा बातचीत कभी नहीं हुई और ना जब जिला घोषित हुआ तब हुआ। क्योंकि अगर इस तरह का अगर लोगों के मन में होती तो वो निश्चित तौर पे मिलते, बात करते कि भी ये निर्णय गलत हुआ है। लोग खुश थे, लोगों को सही लगा, क्योंकि
नजदीक पड़ता था अनूपगढ़ रायसनगर के विजयनगर के, तो सारे लोग वहां जाकर काम लेने लग गए। 1.5 साल से वहां काम चल रहा है और उसके बावजूद भी ये जिला खत्म करना ये उचित नहीं है। अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने के फैसले का रायसिंह नगर में लोगों ने स्वागत करते हुए सरकार के फैसले पर आभार जताया। रायसिंह नगर में स्थानीय लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाइयां दी और ढोल नगाड़े पर डांस कर राजस्थान सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि रायसिंह नगर के लोग अनूपगढ़ जिले में शामिल होने का शुरुआत से ही विरोध जताया जा रहा था। वहीं अब राजस्थान सरकार के द्वारा अनूपगढ़ जिला निरस्त कर दिया गया है, तो ऐसे में रायसिंह नगर के लोग जश्न मना रहे हैं। सभी हमारे जितने भी व्यापारीगण हैं, हमारे नगर अध्यक्ष ने जो पहले तो सबसे पहले हम सभी व्यापारी मंडल और जितने भी हमारी व्यापारिक संस्था है, अशोक जी सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का विधायकों के साथ संवाद हुआ है। अब जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा कर रहे। इससे पहले बीकानेर अजमेर संभाग के विधायकों से चर्चा की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं और अब जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा विमर्श किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब बीकानेर अजमेर संभाग के विधायकों से चर्चा की गई, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी की गई, सरकार की योजनाओं को लेकर के विचार विमर्श किया गया। और अब बड़ी अपडेट यही है कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा विमर्श किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो है इससे पहले भी चर्चा विमर्श किया गया था। बीकानेर अजमेर संभाग के विधायकों से सीएम ने चर्चा की थी और अब जो है जयपुर संभाग के विधायकों से चर्चा विमर्श किया जा रहा है। और इससे पहले आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर अजमेर संभाग के मंत्रीगण और विधायकों के साथ बैठक ली, जिसमें डबल इंजन की सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायकों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया, अजमेर संभाग के विधायकों से भी संवाद किया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई। आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री आवास पर अजमेर संभाग के मंत्रीगण और विधायकों के साथ सीएम ने बैठक ली थी। एसआई भर्ती परीक्षा ऐसा सवाल बन गया है जिसकी गूंज साल भर सुनाई दी। अब तक इस परीक्षा के भविष्य को लेकर के कंफ्यूजन है। राज्य सरकार के कई मंत्री न्यायोचित फैसला करने की बात कर रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब भी परीक्षा को रद्द करने की बात दोहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को सरकार के जवाब के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं? 2024 का जवाब 2025 में होगा। साल 2025 की शुरुआत में सवाल का जवाब। बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे को हवा देकर सत्ता में आई। अब सत्ता में आए 1 साल से ऊपर हो चुका है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला सरकार अब तक नहीं कर पाई। इस मुद्दे पर हमेशा चर्चाओं में रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर परीक्षा को रद्द करने की बात दोहरा दी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, इस मामले को लेकर अब भी मैं मुखर हूं। अब परीक्षा को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है। उन्होंने फिर दोहराया कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं तो अब भी मुखर हूं। देखो, जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो वो तो जांच का विषय है। लेकिन
ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैं अब भी कह रहा हूँ। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक 4 सप्ताह से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कोई जवाब पेश नहीं किया गया। आरोपियों के बचाव पक्ष और भर्ती रद्द करने वाला पक्ष दोनों की ही अपनी अपनी दलीलें हैं। भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के वकील एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा, भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब तक हुई नियुक्तियां निरस्त करने के साथ ही परीक्षा फिर से होनी चाहिए। आरोपियों के वकील एडवोकेट वेदांत ने कहा, अब तक करीब 26 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि ये अभ्यर्थी नकल में शामिल थे। वो 2 हफ्ते की समय सीमा पूरी हो गई है। अब इसकी जो दूसरी सुनवाई, जो भी इफेक्टिव सुनवाई है, वह 6 जनवरी को हो सकती है। तब हम कोर्ट के सामने यह अपना पक्ष रखेंगे कि सरकार की ओर से इतना समय बीत जाने के कारण भी जवाब नहीं आया है, जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकरण को देखा, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करी थी एसओजी ने, ये कहते हुए कि जो एसआई पेपर भर्ती थी 2021 की, उसमें मास लेवल पे लीक हुआ था और लीक के कारण लोगों में जितने भी ट्रेनीज अभी कुछ हैं उसमें वो सब लोग मतलब चीटिंग के माध्यम से सेलेक्ट हुए थे। तो उस एफआईआर के बाद इन लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जांच करी, जांच करने के बाद चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट पेश होने के बाद आज का स्टेटस ये है कि जिन पे मोबाइल के द्वारा पेपर पढ़ के एग्ज़ाम देने का आरोप था, उन सबको कोर्ट ने जमानत पे रिहा कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या नहीं, ये राज्य सरकार के लिए बड़ा फैसला है। इसके कई कानूनी पहलू भी हैं। एसओजी की जांच और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद राज्य सरकार के पास परीक्षा को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब देखना होगा राज्य सरकार कोर्ट में क्या और कब तक जवाब पेश करती है। न्यूज़ 18 से सौरभ गृस्ती की रिपोर्ट। भरतपुर के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति का एक छात्र ने रास्ता रोक लिया। छात्र ने उनका रास्ता रोक करके उन्हें घेर लिया और हाथ पकड़ करके बोला कि आपने मेरी डिग्री को कैंसिल क्यों किया, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों की गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने और पुलिस ने मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद कुलपति रमेश चंद्रा ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो इसी दौरान छात्र विष्णु खेमरा ने उनका रास्ता रोक लिया। घटना को लेकर छात्र विष्णु ने बताया कि कुलपति ने मेरी बीए की डिग्री कैंसिल कर दी है, इसके लिए मैं राज्यपाल से भी मिला, मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक मेरी डिग्री को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मैंने आज कुलपति से कहा कि मेरी डिग्री को कैंसिल क्यों किया, मेरा भविष्य क्यों खराब किया। मेरा भविष्य क्यों खराब किया आपने जो बताइए, मेरा भविष्य क्यों खराब किया, मेरी डिग्री कैंसिल क्यों किया आपने, मुझे को ये बताइए, मेरा भविष्य क्यों खराब किया आपने। मैं पिछले दूर से बात कर ले यार, मेरा भविष्य क्यों खराब किया, मेरी डिग्री कैंसिल क्यों किया आपने, मुझे को ये बताइए, मेरा भविष्य क्यों खराब किया आपने। मैं पिछले पर्सनल मिलना आपने इससे पहले उनसे मुलाकात की थी? काफ़ी बार मुलाकात की, मैं राज्यपाल महोदय से मिलकर आया था। राज्यपाल महोदय ने भी मेरे को 8 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन में इसका खुलासा करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, लेकिन जिस तरीके से मैंने मेहनत की 2020 में मैंने पूर्व कुलपति के द्वारा मैंने डिग्री प्राप्त की थी, पूर्व राज्यपाल के द्वारा मेरी डिग्री खराब कर दिया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या किया है डिग्री? दर दर भटक रहा हूँ और एक नेता के पास गया, उसके पास गया, फिर भी लगातार इस तरीके से मेरा जीवन खराब किया है इन्होंने। आज राज्यपाल से मुलाकात हुई थी यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था पहले भी। और खबर जैसलमेर से है, जहां मोहनगढ़ इलाके में जमीन धंसने से शुरू हुआ पानी का बहाव अब थम चुका है। रविवार देर रात अचानक प्राकृतिक तरीके से ही पानी का बहाव बंद हो गया। हालांकि अभी भी इस जगह किसी भी वक्त रिसाव फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में जमीन के नीचे जहरीली गैस का भी रिसाव हो सकता है। जमीन धंसने और विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए कलेक्टर ने क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जो कि अभी भी प्रभावी है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है।
जिस जगह पर धरती से पानी की धार फूट पड़ी थी, इसलिए वहां पर धरती में समाये ट्रक और बोरिंग मशीन निकालने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं चलाया जा रहा है। तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए। की घटना हुई थी? पुरानी घटना सब ये ट्यूबवेल खोदया, खोदते खोदते के 808 फुट मत गया बिन टाइम वो साफ पीने वास्ते कोई बैठा है पानी निकलने की वजह की पानी तो घर वास्ते ट्यूबवेल खोदा हुआ कृषि वास्ते, तो नीचे ज्यादा गहरा जाने के बाद में गैस आ गई। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मौके पर तस्दीक करवाने के लिए चोरों को उसी ज्वेलरी की दुकान पर ले गई जहां से आरोपियों ने करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात चुराए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को थाने से मुख्य मार्गों से होते हुए मलसीसर बस स्टैंड पर ज्वेलरी की दुकान तक पैदल परेड निकाली। इस दौरान पूरे रास्ते में तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़े और चोरी करना पाप है कहते हुए नजर आए। वारदात करने वाला मास्टरमाइंड साजिद खान था, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटा होने के कारण परेशान था। घाटे को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रखे थे। इसके बाद उसने चोरी की योजना बनाई, जिसके लिए YouTube पर शटर काटना और तिजोरी तोड़ना उसने सीखा। योजना में उसने दोस्तों को शामिल किया और चोरी में 50% का हिस्सा देने की बात करके प्लान में अपने साथ शामिल कर लिया। सोनी ज्वेलर्स पे लूट हुई थी और वहाँ चोरी करके उसने चौकीदार को धक्का मार के वो भगे थे। उसमें 2 लोग थे जो नकाबपोश थे, जिनमें से एक सूरजगढ़ का है और एक नवलगढ़ का है। उन दोनों ने ही वो ताले तोड़ के और वहाँ से कम 3-4 लाख रुपए का माल लेके गए थे। हमने माल से ही उनको पकड़ा है। एक बिसाऊ कस्बे का भी लड़का है, उसका रोल ये है कि उसने उनको खाना खिलाया था और उसकी जो इंटेंशन है उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, किस लेवल तक का उनका इंटेंशन है। वो यद्यपि चोरी में वो साथ नहीं था, लेकिन चोरी करने वालों के सहयोग में वो था। नए साल में अजमेर विद्युत वितरण निगम कंज्यूमर के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा। अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हर महीने देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू हो जाएगी। अब तक बिजली के बिल 2 महीने अंतराल में भेजे जाते थे, लेकिन अब बिजली के बिल रोडवेज बसों की टिकट की तरह हाथों हाथ मिल सकेंगे। राजसमंद में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। पेश है ये रिपोर्ट। नए साल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब हाथों हाथ मिलेगा बिजली का बिल। अब हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। पहले भुगतान करने पर मिलेगी छूट। नए साल में अजमेर बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। अब तक बिजली के बिल 2 महीने के अंतराल पर भेजे जाते थे, लेकिन अब निगम ने इसे हर महीने भेजने का फैसला किया है, जिससे कंज्यूमर को रीडिंग के तुरंत बाद ही हाथों हाथ बिजली बिल मिल जाएगा। खास बात यह है कि बिल जमा कराने की तारीख से 10 दिन पहले भुगतान करने पर 0.35% और 7 दिन पहले 0.15% की छूट मिलेगी। योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजसमंद में निगम ने ARO, JEN और फीडर इंचार्ज समेत कुल 150 कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना भी है। सर, बिल हम एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा, हमारा ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर होगा। उसके हम एक मोबाइल देंगे फीडर इंचार्ज को, एक मोबाइल और एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे ही मोबाइल में वो रीडिंग पंच करेगा, रीडिंग पंच जैसे मीटर का फोटो भी लेना पड़ेगा उसको, उसकी GPRS लोकेशन भी रहेगी। तो उसको क्या है, कंज्यूमर को हर 100 मीटर के दायरे में दूसरी बार बिलिंग करने जाएगा तो भी उसके दायरे में जाके ही बिलिंग कर पाएगा और ऑन द स्पॉट वो बिल जारी कर देगा। जैसे ही रीडिंग डालते ही उसके पास प्रिंटर रहेगा और कंज्यूमर को बिल हैंड टू हैंड दे देगा। और इसके बाद अब हम पहले कंज्यूमर AVVNL में बिलिंग बाई मंथली होती थी, अब हम मंथली बिलिंग करेंगे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहती है मोबाइल। अब हर महीने बिल आने से जहां कंज्यूमर्स को भी बिल जमा करने में आसानी होगी, वहीं उन पर आर्थिक भार भी कम होगा।
हर महीने बिल मिलने से उपभोक्ता समय पर भुगतान कर सकेंगे और लेट फीस से बच पाएंगे। इसके अलावा ऑन स्पॉट रीडिंग और बिलिंग से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। ये प्रक्रिया कितनी सफल हो पाती है और उपभोक्ताओं को इससे कितनी राहत होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि AVVNL राजसमंद जिले के साथ ही अपने पूरे जोन में एक नए साल के साथ ही अब बिजली के बिलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसमें हाथों हाथ स्पॉट बिलिंग की सुविधा मिल पाएगी। अलके सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। झीलों की नगरी उदयपुर की कुदरती फिजा एक बार फिर देशी विदेशी सैलानियों की सौंधी आवक से महक उठी है। दरअसल सर्दी की छुट्टियां और नए साल के स्वागत के लिए देश दुनिया से टूरिस्ट की बम्पर आवक लेक सिटी में हो रही है, जिसके चलते न केवल यहां के पर्यटन स्थल आबाद हो गए हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं झीलों की नगरी के दिलकश नजारे। देखिए रिपोर्ट। नीली झीलों का शहर राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और ऐसी ही कई नामों से 7 समंदर पार तक अपनी पहचान बनाने वाले उदयपुर में पर्यटन सीजन परवान पर है। सर्दी की छुट्टियों और नए साल के स्वागत के जश्न में शामिल होने बड़ी तादाद में देसी विदेशी सैलानी लेक सिटी का रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट की बम्पर आवक के चलते शहर के तमाम पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है। बात चाहे फतेह सागर की हो या फिर पिछोला झील की, नजारा मोती मगरी का हो या फिर सिटी पैलेस का, सुखाड़िया सर्कल हो या फिर सहेलियों की बाड़ी, हर तरफ पर्यटकों की आवक ने शहर के ट्रैफिक तक की फिजा को बदल दिया है। लेकिन इन सब से परे सैलानी कुदरती खूबसूरती वाले इस शहर में आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। दरअसल लेक सिटी उदयपुर के चारों ओर करीब 14 से ज्यादा छोटे बड़े जलाशय, झील और तालाब हैं। ऐसे में यहाँ झीलों में बोटिंग को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं, जो सैलानियों को खूब रास आ रहे हैं। हम है तो हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, बट हम माइनोडा से हैं और हम 28 को आए थे। आके हमने कुछ प्लेसेस एंजॉय किए हैं, सिटी पैलेस, मानसून पैलेस और सहेलियों की बारी। अच्छा लगा काफी आके। वी वांट टू विजिट अगेन। उदयपुर आज फर्स्ट टाइम निकले हैं, कल आए हैं यहाँ पे, कल यहाँ पे पहुँचे हैं, पहुँच के अभी आज ये फर्स्ट राइड है, बहुत मजा आया। उदयपुर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना पहाड़ देख के तो दिल खुश हो गया है। बस न्यू ईयर सेलिब्रेट क्या करेंगे? न्यू ईयर तो अभी शायद माउंट आबू पे करेंगे। यही नहीं, इस टूरिस्ट सीजन में पर्यटन के रफ्तार पकड़ने से इस व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति बेहद खुश है। पर्यटन स्थलों की सैर कराने वाले गाइड हों या फिर सैलानियों को बोटिंग का लुत्फ दिलाने वाले नाव संचालक, हर कोई पर्यटकों की लेक सिटी में आवक से चहक उठा है। पर्यटक पिछले साल से अच्छे आ रहे हैं, इस साल और अगले साल और भी बढ़ेंगे। जैसे कि मौसम ऐसा हुआ जैसे कश्मीर के जैसे एक वादिया जैसे लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम चल रहा है। पर्यटन अच्छा चल रहा है, जैसे कि स्पीड बोट हमारे पास अवेलेबल है फतेह सागर के अंदर, और नॉर्मल बोट भी अवेलेबल है, और टूरिस्ट बहुत ही एंजॉय स्पीड बोट का ज्यादा एंजॉय करते हैं। लिहाजा लेक सिटी में न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पहुंच चुके हैं। उदयपुर में सर्दी का यह मौसम कश्मीर जैसा एहसास करा रहा है। अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर में सैलानियों की बहार ने पर्यटन व्यवसाय को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।